हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे। तो देखिए, सिख धर्म के जो तीसरे गुरु थे ना, ये आपके गुरु अमरदास थे। तो गुरु अमरदास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म के जो है आपके टोटल 10 गुरु थे, जिसमें अगर पहले गुरु की बात कर ले तो ये आपके गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के अगर दूसरे गुरु के बारे में पूछा जाए तो ये आपके अंगद देव थे। तीसरे गुरु आपके अमरदास थे। चौथे गुरु की बात कर ले तो ये आपके गुरु रामदास थे। पांचवें गुरु की बात कर ले तो देखिए, सिख धर्म के पांचवें गुरु जो थे ना, ये आपके अर्जुन देव थे। छठे गुरु की बात कर ले तो ये आपके हर गोविंद थे। सातवें गुरु जो थे ये आपके हर राय थे। आठवें जो गुरु थे ना, ये आपके हर किशन थे। नौवें गुरु की बात कर ले तो ये आपके तेग बहादुर थे। और 10वें गुरु यानी अंतिम जो गुरु थे ना, ये आपके गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि वैदिक सभ्यता ये जो आपका किस पर निर्भर जो वो करती थी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता की बात कर ले तो ये जो आपका पशुपालन और कृषि पर जो ये आपका निर्भर था। और ये जो सभ्यता था ना, ये आपके हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद जो है ये आपका भारत में जो ये विकसित हुआ था। तो पशुपालन और कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल को जो है ना, ये आपके 2 भागों में जो वो बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं तो देखिए, पहला आपका ऋग्वेदिक काल है, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और ऋग्वेदिक काल का जो आपका ईस्वी है ना, ये कब से कब तक रहा था तो ये आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। और सेकंड जो आपका वैदिक काल रहा था, ये आपका उत्तर वैदिक काल रहा था। और इसका समय अवधि कब से कब तक रहा था तो ये आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ना, ये 25 वर्ष होना चाहिए। तो 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना, ये भी आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना अनिवार्य है। विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनने के लिए जो है ये आपका 25 वर्ष न्यूनतम आयु जो वो होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य यानी एमएलसी बनने का जो न्यूनतम उम्र है ना, ये आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है ना, ये किस राष्ट्रपति के द्वारा जो ये किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है वर्ष 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो वो किया गया था। तो ज्ञानी जैल सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे, ये आपके भारत के 7वें नंबर के जो वो राष्ट्रपति थे। और इनका जो कार्यकाल है ना, ये आपका 25 जुलाई 1982 से लेकर जो है ये आपका 1987 तक रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पॉकेट वीटो का जो अर्थ होता है ना, ये राष्ट्रपति किसी विधेयक पर जो है कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए जो वो टाल दे और उसे संसद में वापस न भेजे। इस तरह से राष्ट्रपति प्रभावी रूप से जो है उस विधेयक को जो है आपके वीटो जो वो कर देते हैं। और पॉकेट वीटो के जरिए जो है राष्ट्रपति न तो विधेयक का जो ये आपके समर्थन करते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं और न ही इसे जो वो लौटाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपके 3 वीटो की शक्तियां जो वो प्रदान की गई है। और वो 3 वीटो शक्तियां कौन कौन सी है तो पहला आपका जो है पूर्ण वीटो है, सेकंड आपका पॉकेट वीटो है और थर्ड आपका निलंबन वीटो है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो नेटवर्क है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो कुल लंबाई है ना, ये आपके 5846 किलोमीटर है। तो 5846 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ये भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और विश्व में बात कर ले तो ये आपका 5वां सबसे लंबी जो है ये आपका राजमार्ग परियोजना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ये भारत के टोटल 13 राज्य से होकर जो वो गुजरता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ये भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को जो ये आपका जोड़ता है। तो देखिए भारत में ये जो आपके 4 राष्ट्रीय राजमार्ग को जो वो जोड़ता है। और कौन कौन से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखिए दिल्ली कोलकाता, इसके अलावा चेन्नई मुंबई को जो ये आपका जोड़ता है और इसकी लंबाई भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दिल्ली कोलकाता की जो लंबाई है ना, ये आपका 1453 किलोमीटर है। चेन्नई मुंबई की बात कर ले तो ये आपका 1290 किलोमीटर है। कोलकाता चेन्नई की बात कर ले तो ये आपका 1684 किलोमीटर है। और मुंबई दिल्ली की जो लंबाई है ना, ये आपका 1419 किलोमीटर है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा जो गलियारा है ना, ये किसका है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में जो सबसे लंबा गलियारा है ना, ये आपका कोलकाता चेन्नई का है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन जो है कोल विद्रोह में जो वो शामिल थे। तो ऑप्शन में आपका बुद्धू भगत जो वो दिया गया था। तो देखिए बुद्धू भगत जो है ना, एक भारतीय क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो है 1831-32 में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का जो वो नेतृत्व जो वो किए थे। तो बुद्धू भगत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कोल विद्रोह हुआ किस लिए था, या फिर कब हुआ था, या फिर किस लिए हुआ था। तो देखिए कोल विद्रोह की बात कर ले तो ये जो आपके झारखंड के कोल जनजाति के द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ जो है 1831 ईस्वी में जो ये आपका कोल विद्रोह किया गया था, जो कि आपका 1833 तक जो ये आपका चला था। और ये जो आपका भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया जो है एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। और ये जो आपका विद्रोह है ना, ये आपके अंग्रेजों और बाहरी लोगों यानी दीकू के शोषण का बदला लेने के लिए जो है ये आपका कोल विद्रोह जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द कंसेप्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है ना, ये किस क्रांति से जो वो लिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है ना, ये आपके रूसी क्रांति से जो ये आपका लिया गया है। और रूसी क्रांति जो ये कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1917 में राजशाही के उन्मूलन के साथ जो ये आपका शुरू हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है ना, ये आपके व्लादिमीर लेनिन के द्वारा जो वो किया गया था। तो रूसी क्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपके आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो सिद्धांत है ना, ये किस क्रांति से जो वो लिया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है ना, ये आपके फ्रांसीसी क्रांति से जो वो लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले मौलिक अधिकार जो ये किस देश के संविधान से लिए गया है। तो ये आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर ले तो इसकी जो अवधारणा है ना, ये आपके जापान देश से जो वो लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संगमरमर कौन सी पर्वतमाला में जो ये आपका पाया जाता है। तो देखिए संगमरमर की बात कर ले तो ये जो आपका अरावली, काराकोरम और एपेनिन जैसी कई पर्वतमालाओं में जो ये पाया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगमरमर सर जो है ये आपके काराकोरम पर्वतमाला की जो है पश्चिमतम ऊपर श्रेणी के बातुरा मुजताग का जो एक पहाड़ भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कौन क्या है, इससे आपके हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्तमान में कौन क्या है, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको जो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जो जाकर जो वो देख सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिएगा कि रेलवे एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है ना 2025 का, उसमें भी जब आप देखोगे ना तो 3-4 दिन पहले ही जो है मैंने आपको ये वीडियो जो वो प्रोवाइड किया था कि वर्तमान में कौन क्या है, उसके बारे में मैंने सारा कुछ जो डिटेल्स में जो वो बता दिया है। तो देखिए वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री की बात कर ले तो ये जो आपके धर्मेंद्र प्रधान है, तो धर्मेंद्र प्रधान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था
कि किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष विशेषाधिकारों को जो है ये आपका जो वो समाप्त कर दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका 1971 में जो 26वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, इसी संशोधन के जरिए रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारियों को जो है ये आपका जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो 26वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 24वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो देखिए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना जो वो अनिवार्य कर दिया था। और भारतीय संविधान का भाग 20 जो है ना, इसके संशोधन की प्रक्रिया से जो वो संबंधित है। इसके अलावा 24वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1967 में हुआ था। और ये जो आपके किस प्रतिक्रिया के रूप में जो ये आपका है, तो ये आपके गोरखनाथ मामले की प्रतिक्रिया के रूप में जो है ये आपका 24वां जो संशोधन है ना, इसे अधिनियमित जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर ले तो ये आपका 1971 राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति में जो है संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को जो है ये आपका प्रतिबंधित जो वो करता है। और मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C में एक हिस्से को उस हद तक जो वो रद्द कर दिया है जिस हद तक उसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को जो है वो छीन लिया था। और ये जो आपका संशोधन अधिनियम है ना, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 27वां संशोधन अधिनियम 1971 में जो है आपका क्या बनाया गया था। तो देखिए इस संशोधन अधिनियम के तहत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को जो है ये आपका पुनर्गठित करने के लिए जो वो किया गया था। और इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम, जो कि वर्तमान में आपका केंद्र शासित प्रदेश ना होकर राज्य हो गया है, इसमें आपका एक विधायिका और मंत्री परिषद का प्रस्ताव भी जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मानसून की जो बारिश है ना, ये सबसे पहले किस राज्य में होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केरल जो है भारत का पहला राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश जो ये आपका होता है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसून की जो अरब सागर शाखा है ना, ये सबसे पहले केरल के पश्चिमी घाट से जो ये आपका टकराता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की तीसरी जो अनुसूची है ना, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए तीसरी अनुसूची की बात कर ले तो यह जो आपका विभिन्न संवैधानिक पद जैसे कि भारत में केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी का जो है ना शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र से जो ये आपका शामिल है। तो शपथ या प्रतिज्ञान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संविधान के तीसरी अनुसूची में जो है कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है। तो इसमें आपका अनुच्छेद 75 का क्लोज 4 शामिल है, अनुच्छेद 99 शामिल है, अनुच्छेद 124 का क्लोज 6 शामिल है, अनुच्छेद 164 का क्लोज 3 शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 188 और 219 शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अनुसूची की बात कर ले तो देखिए पहली अनुसूची जो है ना, ये आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रदेशों के नाम से जो ये आपका संबंधित है। दूसरी अनुसूची की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के राष्ट्रपति, न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो है परिलब्धियां, भत्ता और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान जो वो किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी अनुसूची तो मैंने आपको बता दिया है। चौथी अनुसूची की बात कर ले तो ये जो आपका राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं अगर पांचवी अनुसूची की बात कर ले तो देखिए पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण जो वो किया गया है। सातवीं अनुसूची की बात कर ले तो इसमें आपके 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो आपका सातवीं अनुसूची में जो है इसका जिक्र जो वो किया गया है। आठवीं अनुसूची में जो आपके आधिकारिक भाषाएं से जो ये आपका संबंधित है। 9वीं अनुसूची तो मैंने आपको बता दिया था। 10वीं अनुसूची की बात कर ले तो ये जो आपका दल बदल विरोधी कानूनी से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो ये आपका पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से जो ये आपका संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो ये आपके शक्तियों, प्राधिकरण और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से जो आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना गुजरात में पोरबंदर को असम में सिलचर से जो वो जोड़ता है। तो देखिए ये जो आपका नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है ना, ये आपका गुजरात में पोरबंदर को जो है असम में सिलचर से जो ये आपका जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 27 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे गलियारा पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका पूर्व पश्चिम गलियारा है ना, ये आपका गुजरात में पोरबंदर को असम में जो है ये आपका सिलचर से जोड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर उत्तर दक्षिण गलियारे की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना, ये भारत के उत्तर में श्रीनगर को जो है दक्षिण में कन्याकुमारी से जो ये आपका जोड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय वायुसेना दिवस 2024 पर आयोजित एयर शो और परेड जो है ना, ये किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को जो ये आपका मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर 2024 को ये जो आपका भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर एयर शो और परेड जो है ना, ये आपके चेन्नई के मरीना बीच पर जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका चेन्नई दिया गया था, तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्ष 2024 में ये जो आपका कौन सी वर्षगांठ जो ये मनाई गई थी। तो ये आपका भारतीय वायुसेना ने जो है अपनी 92वीं वर्षगांठ जो ये मनाई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन से व्यापार को जो ये आपका मजबूत जो वो किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक व्यापार को जो है ये एक समझौते में कोयले में उच्च रूप से जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का 74% जो है ये आपका संकेंद्रित है, जिसमें 71.4% जो है ना ये आपका कोकिंग कोल है। तो कोयला ऑप्शन में दिया गया था, तो कोयला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि उत्तरी सरकार तट जो है ये क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तरी सरकार तट जो है ना, ये पूर्वी तटीय मैदान का वह हिस्सा होता है जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में जो है ये आपका आता है। और ये जो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और इसे ही जो आपका उत्तरी सरकार से भी जो वो कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि पूर्वी तटीय मैदानों को जो है ना ये आपके दो भागों में जो ये आपका बांटा गया, और वो दो भाग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका उत्तरी सरकार है और सेकंड आपका कुरुमंडल तट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका कुरुमंडल तट है ना, ये पूर्वी तटीय मैदानों का जो है ये आपका दक्षिणी भाग है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन रहे थे। तो ये आपके बिंदुसार रहे थे, और बिंदुसार को ही जो है ये आपके अमृत घट के नाम से भी जो वो जाना जाता था। तो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे जो है राज्य विधानमंडल का हिस्सा जो वो नहीं माना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य के विधानमंडल में किसे जो आपका हिस्सा माना जाता है, यानी कौन शामिल होते हैं। तो इसमें आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जो है ये आपके शामिल होते हैं। तो इसमें ये तीनों तो ऑप्शन में आपका दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका मुख्यमंत्री जो वो दिया गया था। तो देखिए मुख्यमंत्री जो है ना ये राज्य विधानमंडल के जो है ये हिस्सा नहीं होते हैं। तो मुख्यमंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना, ये राज्यपाल के द्वारा जो वो की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में कहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये नेतृत्व जो वो किया था। तो देखिए नाना साहेब की बात कर ले तो 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो नेतृत्व है ना, ये कानपुर से जो वो किए थे। तो कानपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके नाना साहेब थे ना, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है ये आपके दत्तक पुत्र थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनका जो पूरा नाम था, यानी मूल नाम जो था ये क्या रहा था। तो देखिए इनका जो मूल नाम था ना, ये धोंडू पंत था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक शिवरात्रि का जो त्यौहार है ना, ये प्रत्येक वर्ष किस महीने में जो ये मनाया जाता है। तो देखिए हिंदू कैलेंडर के मुताबिक शिवरात्रि का जो त्यौहार है ना, ये फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो ये आपका मनाया जाता है। और इसी दिन को जो है आपका महाशिवरात्रि के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका फागुन महीना दिया गया था, तो फागुन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि गंगा सागर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए गंगा सागर मेला की बात कर ले तो ये जो आपका पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर जो है आयोजित एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है ना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो किया गया था और इन्होंने कमान जो ये कब संभाली थी तो ये 21 अक्टूबर 1943 को जो है ये कमान जो वो संभाले थे। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक तात्या टोपे से आया था तो एग्जैक्ट प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया है कि 1857 की क्रांति के समय जो है तात्या टोपे जो है ये कहाँ से नेतृत्व किए थे। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे जो है ना ये ग्वालियर से जो वो आपका नेतृत्व जो वो किए थे। तो ग्वालियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक आप एक्स्ट्रा फैक्ट में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, जहाँ पर मैंने सेकंड शिफ्ट में आपको बताया था कि नर्मदा नदी जो है ना ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो वहाँ पर मैंने जो वो गलत बताया था। नर्मदा नदी जो है ना ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर जो वो बहती है। तो ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा कि नर्मदा नदी जो है ना ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये आपका बहता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये लगातार कमेंट्स रहता है कि सर मैथ्स और रीजनिंग के भी प्रश्न बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग प्रश्न बच्चे भेज नहीं पाते, ठीक है। इसलिए अगर मुझे करवाना ही होता है एनालिसिस तो मैं क्यों नहीं करवा देता। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि रीजनिंग के इस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैं बता दूँ कि ये थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग का, ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि किसी टेलीग्राम चैनल से मुझे मिला था जो कि आपका रियल है। लेकिन मैं अगर उस टेलीग्राम चैनल का नाम लूँगा या फिर इस वीडियो में नाम लूँगा तो हो सकता है कि वो कॉपीराइट दे दे, इसलिए मैं उनका नाम जो वो चैनल का नहीं लूँगा। हालांकि वो खुद ही बता देंगे अपने टेलीग्राम पे कि मेरा वीडियो ये किया वो किया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपको देखने को मिला था कि रवि की कक्षा में ऊपर से 18वां स्थान है तो नीचे से 25वां जो है पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। सॉरी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि रवि की कक्षा में ऊपर से 18वां स्थान है और नीचे से 25वां स्थान है तो पूरे कक्षा में जो है ये कितने विद्यार्थी हैं। इस प्रकार का आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा एक प्रश्न था कि विक्रम का दाएं से स्थान 50 है और बाएं से 25वें स्थान पर है तो पूरी कक्षा में जो है विद्यार्थी जो वो कितने हैं। उसके बाद सीरीज से आपका प्रश्न आया था, इस प्रकार से आपका सीरीज दिया गया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क में बताना था कि इस सीरीज में जो आपका अगला जो पद होगा ना वो कितना आएगा। उस प्रकार से आपका इस प्रकार से भी आपका जो अल्फाबेटिकल से भी जो है आपको जो वो देखने को मिला था। उसके बाद आपका यहाँ पर मिरर इमेज दर्पण से भी आपका प्रश्न देखने को मिला था। उसके बाद आपका कथन निष्कर्ष था कि कुछ सेब नाशपाती है, सभी नाशपाती अंगूर है। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। आप सारे प्रश्न देख लीजिए, अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो वो आपका लंबा हो जाएगा और ऐसे में इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पे जो वो डाल दूंगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप PDF भी जो है आप टेलीग्राम पे से जो वो ले सकते हैं और इसे जो वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के आपके 20 प्रश्न जो है आज रीजनिंग के बच्चों द्वारा मिल पाए थे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका इस प्रकार का रीजनिंग के जो है प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा अगर ओवरऑल रिव्यू की बात कर ले तो आपके एनालिसिस से मुझे बहुत हेल्प मिला था SSC GD में। नई बच्चे ने बताया कि SSC GD का जो एग्ज़ाम था उसमें मेरे एनालिसिस से जो है इनको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिला था और RPF में भी जो इनको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प जो वो देखने को मिला था। और इन्होंने अपना नाम भी बताया कि इसलिए मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ जिससे दूसरे का भला हो। मेरा नाम, इनका नाम था अजय लोधी, जो कि आपके इंदौर से जो वो रहने वाले हैं। मैंने पूछा भी था कि नेम लेना है क्या आपका वीडियो में, तो उन्होंने बताया कि हाँ जी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा सर जी, इसलिए मैंने इनका नाम जो वो ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतने प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस प्रकार से इन्होंने प्रश्न भेजा है आपको भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्वेश्चन भेजने का टेलीग्राम पर, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने क्वेश्चन जो वो ज़रूर भेजा कीजिए। खाली PDF मांगते रहते, जब क्वेश्चन एग्जाम में होता तो भेजते तो है नहीं फिर आप लोग, इसीलिए ख़राब लगता है। जब आपकी मैं मदद कर रहा हूँ तो आप भी मेरा मदद कीजिए ना, सपोर्ट कीजिए, तभी तो आपका भी मैं सपोर्ट करूँगा। इसलिए जब भी आपका एग्जाम हो तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर भेजा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।